पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब सियोक्योंग ने वहाँ की ओनर यानी जो जुए का अड्डा चलाती है उसको अपने सर से मारा था। देन ये तीनों भाई बहन जैसे तैसे वहाँ से बच बचा कर निकलते हैं और सियोक्चोल उन गुंडों को उनकी ही जगह पर लॉक करके भाग जाता है। फिर ये तीनों भाई बहन पहुँचते हैं एक छोटे से किराए के कमरे में जहाँ अभी तक सियोक्योंग छुप कर रह रही थी। उसकी छोटी बहन उसे खूब डांटती है कि घर बैंक ने ले लिया और तो ऐसे गायब होके बैठी है। सियोक्योंग का तो मुंह ही लटक जाता है। फिर वो अपने बच्चे को भी याद करके बहुत रोने लगती है। तभी हमें सियोक्योंग का एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली वो एक पार्लर में हेयर ड्रेसर का काम किया करती थी। इसी दौरान उसे प्यार हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर हुई उसकी शादी, वो भी जबरदस्ती वाली यानी शॉटगन वेडिंग। और फिर उसके बाद आया एक बड़ा ट्विस्ट। दरअसल हनीमून के पहले ही उसका पति धोखेबाज निकला और फिर डिवोर्स भी उनकी शादी की तरह जल्दी हो गया। और फिर इमोशनल खालीपन भरने के लिए वो लग गई जुए में जिसमें वो अपना घर हार बैठी। मतलब ये 100% ट्रेजेडी क्वीन है। देन सियोकी उसे अपने घर ले आती है क्योंकि बेचारी बहन को अब भी अपने पापा से डर जो लग रहा था। इसलिए सियोक्योंग चुपचाप अपनी छोटी बहन के घर रहने को तैयार हो जाती है। यहाँ मियंग को दिखाते हैं जिसकी जिंदगी भी कोई कम स्ट्रगल वाली नहीं थी। वो कभी वेट्रेस तो कभी सफाई वाली वर्कर बनकर पैसे कमाने के लिए रोजगार ढूंढ रही है। यहाँ सियोक्चोल को दिखाते हैं जो अपना आखिरी काम करने जा रहा है लेकिन शांति से। वो सीधा पहुंचता है उन प्रोटेस्टर्स के लीडर से मिलने जो एक रीडेवलपमेंट साइट पर कब्जा किए बैठे हैं। सियोक्चोल उसे इस जगह को छोड़ने के लिए शांति से मनाने लगता है, बात करता है और यहाँ तक कि शांति से नेगोशिएशन भी करता है। लेकिन वो लीडर तो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा था और कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए सियोक्चोल वहां से चले जाता है। लेकिन लीडर के न मानने की वजह से सियोक्चोल की गैंग का बॉस अपना आपा खो बैठता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वायलेंस का यूज करो और उस आदमी को उस जगह से बाहर निकालो। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि वहाँ भयानक वाली मारामारी शुरू हो जाती है। और जब सियोक्चोल को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से वहां आता है। लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो लीडर तो हर जगह पेट्रोल छिड़क कर ये धमकी देता है कि अगर किसी ने भी मुझे छुआ तो मैं यहाँ आग लगा दूंगा और अपने आप को भी मार डालूंगा। तब वहाँ उसकी बेटी आती है और रोते हुए अपने पापा को बुलाने लगती है। तो सियोक्चोल उसे पकड़ लेता है और वो लीडर अपनी बेटी को बस रोते हुए देखता रहता है। खैर सीन यही कट होता है। बाद में सियोक्चोल चुपके से उस लीडर के घर में घुसता है ताकि वो इस झगड़े को रोक सके और उसके साथ फिर से एक बार नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी वो मानने को तैयार ही नहीं होता और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है कि आओ देखें किसमें कितना है दम। सियोक्चोल उससे लड़ना ही तो नहीं चाहता था लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होती। इसी दौरान इन दोनों के झगड़े में वहाँ पेट्रोल गिर जाता है और लीडर ये देख जानबूझकर वहाँ आग लगा देता है और सियोक्चोल को वहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन वो उसे आग में छोड़कर थोड़ी न जाने वाला था। बाहर ये लोग आग देखकर एम्बुलेंस वगैरह को कॉल कर देते हैं और उन दोनों को बचाने के लिए भागते हैं। यहाँ लीडर अभी भी बाहर जाने को तैयार नहीं था तो सियोक्चोल उसे उसकी बेटी की याद दिलाता है और तब वो उसको उठाकर बाहर ले जाने लगता है और उसका दोस्त जो पुलिस में था उसको बताता है कि कहाँ से बाहर निकलना है। अब जब सियोक्चोल लीडर को बचाकर बाहर लेकर आता है तो एम्बुलेंस की जगह मीडिया वाले वहाँ पहले पहुँच चुके थे और अगले दिन हर घर के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बस सियोक्चोल का ही चेहरा होता है यानी उसकी फोटो होती है और वो भी इन हेडलाइंस के साथ कि हीरो गैंगस्टर ने बचाई लीडर की जान। देन सियोक्चोल उस लीडर से मिलने हॉस्पिटल आता है उसका हालचाल पूछने के लिए और वहाँ लीडर बताता है कि अब मैं पीछे हटने को तैयार हूँ क्योंकि सियोक्चोल उसे साफ बोल देता है कि मैं इस गुंडागर्दी की दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूँ। और वहीं सियोक्चोल का बॉस उससे काफी खुश हो चुका था उसके शांति वाले अप्रोच को देखकर, इसलिए वो उसे इनाम के तौर पर पैसे और एक बहुत महंगी वॉच देता है। उधर सियोक्चोल के डैड बैंक जाकर सियोक्योंग यानी उनकी बड़ी बेटी ने जो घर गिरवी रखकर लोन लिया था उस बारे में बात करने आते। बैंक वाले उनको थोड़ी मोहलत तो देते लेकिन शर्त ये है कि उन्हें 2 हफ्ते में 70 मिलियन वॉन जमा करना पड़ेगा, तब जाकर लोन 5 साल के लिए आगे बढ़ेगा। ये सुनकर ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसी बीच मियंग को एक सिंगिंग कंपटीशन का पोस्टर
लगता है। वो उसी बारे में बात करने के लिए और उस जगह को देखने के लिए उधर जाती है। वहाँ सियोक्चल की दुश्मन गैंग का बॉस भी आया होता है और जैसे ही अपनी मीटिंग वगैरह निपटा कर जाने लगता है, वो वहाँ मियोंग को देखता है जो म्यूजिक रूम को देख रही थी। वो उससे कहता है अगर तुम्हें परफॉर्मेंस देखनी है तो नीचे जाना पड़ेगा। देन वो वहाँ से चली जाती है। बाय द वे, इस बॉस का नाम कांग ताए हम होता है। वो मियोंग को जाते हुए ऐसे देख रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे खतरे की घंटी बज चुकी हो। यहाँ सियोक्चल के डैड को दिखाते हैं जो सियोक्चल के बॉस से मिलने आते हैं। सियोक्चल उन्हें देख खुश नहीं होता और उनके चेहरे से ही समझ जाता है कि वो यहाँ उसके बॉस से पैसे मांगने आए हैं। डैड भी इस बात को इनकार नहीं करते। तभी सियोक्चल का बॉस वहाँ आ जाता है और डैड उसके साथ अंदर चली जाते हैं। सियोक्चल को ये देख बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चले जाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि सियोक्चल के डैड ने सियोक्चल को जबरदस्ती इस दुनिया में धकेला था। मतलब जब वो जेल गए थे तो उन्होंने बॉस से कहा था कि तुम मेरे बेटे को अपनी कंपनी में काम पर रख लो और जब ऐसे तुम मेरे घर भेजते हो वो समझ लेना कि वो सियोक्चल की सैलरी होगी। और ऐसे पूरे परिवार का कर्ज चुकाने के लिए सियोक्चल गैंगस्टर बना था और अब फिर से एक बार उसके डैड की वजह से वो उस रास्ते पर जाने को मजबूर हो रहा है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।